प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आपके सम्मुख राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत तीसरे तत्व संस्कृति की व्याख्या करने के लिए उपस्थित हुआ। आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आपने पूर्व के दो तत्वों भूमि, जिसको हम पृथ्वी कह सकते हैं, और जन का अध्ययन कर लिया होगा। उससे संबंधित प्रश्नों को आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में लिख लिया होगा। आज मैं उसके तीसरे पक्ष संस्कृति को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। राष्ट्र का यह अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है जिसको हम संस्कृति के नाम से जानते हैं, और यह तीसरा तत्व है। मनुष्य जुगों जुगों से, आदिकाल से, अनादिकाल से जिस सभ्यता का निर्माण करता आया है और सभ्यता के धारा में गोते लगाते आया है, और उस सभ्यता के कारण ही मनुष्य आज एक सुसंस्कृत प्राणी बना हुआ। आज जिस रूप में हम इस चराचर जगत में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, प्राचीन समय में हमारा यह रूप नहीं था। हम कभी आदि मानव से लेकर के और मानव की एक विकास की लंबी गाथा है, जिसका मूल तत्व संस्कृति ही है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने आप को सुसंस्कृत बना करके आज एक इस विश्व के, इस भूमंडल का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का तगमा उसे हासिल है। कह रहा है कि हमारे रग रग में, हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों में, आचार व्यवहार में, को संवारने में, सजाने में संस्कृति का अपना अद्भुत रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। ये इस बात को ध्यान दिया जाए। बिना संस्कृति के दो तत्व का अपना महत्व है, लेकिन अगर संस्कृति आदमी का पालन न करे, संस्कृति पक्ष की उपेक्षा कर दी जाए किसी राष्ट्र के, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की, तो वह आदमी का जो चरित्र आएगा, जो स्वरूप आएगा, एक बर्बर और बर्बर कार्यों में लीन रहने वाले आदि मानव के स्वरूप में ही हमारे सम्मुख उपस्थित है। तो जैसे शरीर हो और धड़ काट दिया गया हो, तो उस शरीर की, उस सुंदर शरीर की कोई अहमियत नहीं रह जाती। बिना धड़ के शरीर की सुंदरता का कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृति जो है वह मानव जीवन की मस्तिष्क है। आदमी खूब सुंदर हो, उसके हाथ पैर, उसके शारीरिक संरचना अद्भुत हो, लेकिन उसके पास मस्तिष्क न हो, बुद्धि न हो, सोचने की शक्ति न हो, तो उसमें और पागल में कोई अंतर नहीं जाता। पागल व्यक्ति भी का शारीरिक सौंदर्य भी खराब नहीं होता, लेकिन मानसिक असंतुलन की वजह से इस संसार का, इस धराधाम का सबसे अभागा प्राणी हो जाता है। और मनुष्य का यह 84 करोड़ योनियों में मनुष्य इसीलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उसके पास ईश्वर ने एक अद्भुत सोचने की शक्ति दी है, जिसका उपयोग वह मस्तिष्क के माध्यम से करता है और अपने आप को सुसंस्कृत बनाता है। यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। प्रत्येक अगर राष्ट्र की अगर भूमि हो और उस पर जन हो, लेकिन जन सुसंस्कृत न हो, उसकी संस्कृति न हो, तो यह समझ लेना चाहिए कि उस राष्ट्र की आयु की जन्म कुंडली बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। राष्ट्र का नाश हो जाएगा। संस्कृति ही राष्ट्र को अक्षुण्ण रखती है, लोगों को जोड़ती है। जीवन की बिटप का सुंदर पुष्प है संस्कृति। संस्कृति जो है, जिस प्रकार से कोई पेड़ हो, विशालकाय पेड़ हो, उसकी सार्थकता तभी होती है, सफलीभूत तभी होता है जब उस पर पुष्प आ जाएं, और वह पुष्प अपनी खुशबू से न सिर्फ स्वयं को प्रदर्शित करता है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी अपनी खुशबू से भर देता है। उसी प्रकार सुसंस्कृत व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि अपने आसपास रहने वाले हर व्यक्तित्व की आभा में भी उसका प्रभाव को प्रभावित कर देता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, यह एक कहावत है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है।
कह रहा है कि संस्कृति अर्जित कैसे की जाती है। इस धराधाम पर व्याप्त अनेक जीवों में मनुष्य ही ऐसा है जो ज्ञानवान माना जाता है, जिसको सोचने की अद्भुत शक्ति ईश्वर ने दी है, विचार करने की शक्ति दी है, मंथन करने की शक्ति दी है, और उस अपने विचार ज्ञान के आधार पर वह कर्मशील होता है, क्रियाशील होता है, और क्रियाशील होकर के वह क्या करता है, अपने और पूरे राष्ट्र को वह सुसंस्कृत बना देता है। अन्यथा राष्ट्र संस्कृति के अभाव में एक बर्बर राष्ट्र की रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। और सुसंस्कृत राष्ट्र ही टिकाऊ होता है, अक्षुण्ण होता है। अन्यथा राष्ट्र का लोप, संस्कृति से अगर राष्ट्र को अलग कर दिया जाए, विरहित कर दिया जाए, तो राष्ट्र का नाश असंभावी हो जाता है। ज्ञान भूमि पर बसने वाले जन ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। कह रहा है कि मनुष्य जो सोचता है और उसी के अनुरूप जो कार्य करता है, उससे जो ये संस्कृति विकसित होती है, वही संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति कहलाती है। और राष्ट्रीय संस्कृति राष्ट्र के लोगों के बीच समन्वय स्थापित करती है, परस्पर मेल जोल स्थापित करती है, और इस राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति समस्त मानव अपने आप को समर्पित कर देता है। कह रहा है कि हमारी संस्कृति का मूल तत्व क्या है, तो हमारी संस्कृति सहिष्णुता और समन्वय पर आधारित है। सहिष्णुता, प्रेम, दया, करुणा आदि भाव हमारे अंतःकरण में है। यही कारण है कि एक धरती पर अनेक प्रकार की संस्कृतियां हो सकती हैं, उप संस्कृतियां हो सकती हैं, और ये उप संस्कृतियां ही मिलकर के एक राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार से नदियों के विभिन्न नाम हो सकते हैं, गंगा हो सकती है, जमुना हो सकती है, सतलज हो सकती है, रीवा हो सकती है, नर्मदा हो सकती है, कावेरी हो सकती है, लेकिन ये सभी नदियां अंततः जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं और एक विशालकाय, एक विस्तृत जलनिधि का अंग बन जाती है। उसी प्रकार से चाहे कोई किसी प्रांत की संस्कृति हो, उत्तर की हो, दक्षिण की हो, पूर्व की हो, पश्चिम की हो, जब राष्ट्रीय संस्कृति की बात आए तो ये सभी संस्कृतियां अपने अहम भाव को भूल करके राष्ट्रीय संस्कृति में अपने आप को समाहित कर देती हैं और राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के अंदर जो विचार होता है, जो अनुभूति होती है, वह विविध रूपों में हमारे बाह्य जगत में प्रस्फुटित होती है। मनुष्य जो सोचता है उसको साहित्य के माध्यम से व्यक्त करता है, कला के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से वह अपने भावों को व्यक्त करता है, नृत्य के माध्यम से अपने भावों को भी व्यक्त करता है। पंजाब में भांगड़ा, आसाम में बिहू, दक्षिण में पोंगल और पूर्वी भारत में फागुन के अवसर पर गाए जाने वाले गीत किसी न किसी रूप में अपनी संस्कृति को ही व्यक्त करते हैं। और मनुष्य इन माध्यमों से, साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अपने आमोद प्रमोद को, अपने मन के भावों को व्यक्त करता है और इस प्रकार अपने जीवन का स्वरूप वह आनंदमय बनाता है। जीवन के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक पक्ष जो होता है मनुष्य के जीवन के अंदर निराशा से भर देता है। इसके विपरीत जो उसका सकारात्मक पक्ष होता है वह उसे जीवन में आनंद और खुशियों से भर देता है। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम जीवन में कमियों का रोना न रोएं, निगेटिव थिंकिंग से बचें, नकारात्मक सोच से बचें। हमें हर समय आशावाद से परिपूर्ण रहना चाहिए और यह सकारात्मक सोच ही हमारे अंदर आनंद का स्वरूप उद्घाटित करती है। एक प्रसंग बस एक चर्चा यहाँ प्रस्तुत कर दे रहा हूँ कि किसी गांव में दो मित्र सर्वे करने गए। उस इलाके का, उस अंचल का उसने सर्वे किया और यह उन्होंने शोध किया, उन्होंने यह खोज निकाला कि इस गांव में, इस इलाके में, इस अंचल में जो लोग हैं कोई जूता चप्पल नहीं पहनता। तो दोनों के मन में दो प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। एक ने कहा कि यहाँ पर जूते की फैक्ट्री लगाना उचित नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर कोई जूता चप्पल पहनने वाला है ही नहीं, तो फिर जूते की फैक्ट्री लगाकर क्या फ़ायदा होगा। दूसरे ने कहा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो यह जो सोचा हो, यह उसके जीवन का नकारात्मक पक्ष था, निगेटिव मार्किंग थी वह, कि सोचा कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा कि अरे नहीं, यहाँ अगर फैक्ट्री लगा दी जाए तो यहाँ तो इसका विकास इतना अधिक होगा, इस फैक्ट्री का, इस कंपनी का, कि असीमित धन से आदमी परिपूर्ण हो जाएगा। पूछा क्यों? बताया कि जिस दिन यहाँ के लोग जूता चप्पल पहनना शुरू कर देंगे, यहाँ पर जूता और चप्पलों की बिक्री इतनी बढ़ जाएगी कि इसकी आपूर्ति करना संभव नहीं हो पाएगा। तो यही संस्कृति का आनंदमय स्वरूप है। एक ने नकारात्मक सोचा कि कुछ नहीं हो सकता, दूसरे ने कहा कि अरे यार, यहाँ तो क्या नहीं हो सकता। यह संस्कृति का आनंदमय स्वरूप है और हमें जीवन में रुदन, हास, हर्ष, विषाद की आँख मिचौली चलती रहती है, लेकिन आदमी को हर समय आशावादी रहना चाहिए, क्योंकि आशा ही आनंद को जन्म देता है और आनंदमय जीवन ही मानव जीवन का वास्तविक जीवन है। और यह हमारे संस्कृति का, यह आनंद का जो पक्ष है, यह संस्कृति की देन होती है और संस्कृति के हमें आनंदमय स्वरूप को ही स्वीकार करना चाहिए। आनंदमय स्वरूप क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा होनी चाहिए जीवन में। एक तत्व की बात किया इसने कि समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। जीवन में समन्वय का बड़ा महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास ने अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहु सब भव संभव खेदा। अगुण और ज्ञान नहीं भगति नहीं कछु भेदा। उन्होंने ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित किया, सगुण और निर्गुण में समन्वय स्थापित किया। सच पूछिए तो एडजस्टमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लाइफ। समायोजन, समन्वय ही हमें जीवन जीने का तरीका बताता है। और जो व्यक्ति समन्वय स्थापित कर लिया अपने जीवन में, उसका जीवन आनंदमय हो गया, आनंद से भर गया। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में समन्वय की विराट चेष्टा करनी चाहिए। यह हमें जीवन को आनंदमय बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। संस्कृति का दर्शन हमें विभिन्न रूपों में होता है। गांव के जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, गांव में जब फाग का गीत गाता है कोई मल्हार गाता है, कोई चैता गाता है, कोई पंजाबी लोक संगीत गाता है, तो किसी न किसी रूप में वह अपने लोक कथाओं के गीत के माध्यम से प्रस्फुटित करके क्या करता है? आनंद प्राप्त करता है और अपने जीवन को आनंदमय बनाने की कोशिश करता है। तो गाँवों में गीतों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को आनंदमय बना देता है। जहाँ से आनंद का स्रोत मिले उस स्रोत को सोख लेना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें कभी आसान नहीं होती, कमियां हर समय व्याप्त रहती हैं। इससे मुक्त होकर के हमें जो कुछ संसाधन उपलब्ध हो उसका आनंद ले लीजिए। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कह रहा है कि सब धनों की चिंता छोड़िए, संतोष धन आ जाए तो वो सबसे बड़ा धन है। क्यों? संतुष्टि हमें आनंद प्रदान करती है, संतोष हमें आनंद प्रदान करता है। इसलिए जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है और आनंद तभी हमारे जीवन में आ सकता है कि जब हम क्या करें? समन्वय की विराट चेष्टा करें। कामायनी की पंक्ति है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह जीवन है विडंबना की। सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, जाते कहीं और हैं। जब यह जीवन में समन्वय स्थापित नहीं होता तो हमारा जीवन निराशा से भर जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में समन्वय स्थापित करना चाहिए। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार स्वरूप नहीं है, जहाँ भूत, एक बात यहाँ पर और स्पष्ट कर दें कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति में के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उन सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करें। कह रहा है कि पूर्वजों का मतलब हमारी पुरानी पीढ़ियों ने ज्ञान के, धर्म के क्षेत्रों में कार्य किया है,
अपने नए नए अनुभवों से अपने आप को सुसंस्कृत किया है, इस समाज को सुसंस्कृत किया है, तो उनके अनुभवों का, पूर्ववर्ती ज्ञानों का हमें अनुसरण करना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। ये पुराने हैं ऐसा कह करके उन मानव मूल्यों की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो प्रेम, दया, करुणा ये धर्म है, यह प्राचीन काल से हैं और यही हमें आपस में जोड़ करके रखते हैं, समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जहाँ पर अतीत भार स्वरूप न बने, उस अतीत के ज्ञान को हमें उपयोग में लाना चाहिए और वर्तमान को सुखमय बनाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जब सुखी हो जाएगा तो भविष्य आपका स्वतः ही सुखमय हो जाएगा। इसलिए जीवन में समन्वय स्थापित करना चाहिए और आनंदमय जीवन की परिकल्पना करनी चाहिए। और इसके लिए यह तभी संभव है जब हम राष्ट्र के इस सबसे अति महत्वपूर्ण पक्ष संस्कृति की महत्ता को स्वीकार करें। धन्यवाद। इस प्रकार से संस्कृति नामक उपशीर्षक समाप्त हुआ। इससे संबंधित प्रश्नावली आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। आपने इसको ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका खैर।